हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल में छठे चैप्टर का दूसरा टॉपिक ग्रामीण अधिवास के प्रकार के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने ग्रामीण और नगरीय अधिवासों की विशेषताओं के बारे में बात की थी। अब हम ग्रामीण अधिवास के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं ग्रामीण अधिवास। देखिए, यहाँ पर दो टॉपिक है आपके सामने, एक है ग्रामीण अधिवास के प्रकार और दूसरा है प्रतिरूप। इस प्रकार के बाद में हम प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकार जब पूछा जाएगा आपको तो वो होता है मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर जो बस्तियां होती है, जो अधिवास होते हैं, कि वहाँ पर मकानों की संख्या कितनी है और उनके बीच की दूरी कितनी है। तो इस आधार पर जब हम बात करेंगे तो होगा वो अधिवास के प्रकार, जो कि 4 प्रकार के हैं: सघन या गुच्छित, मिश्रित, प्रकीर्ण या एकाकी और पल्ली या पूर्वा या नंगला। ये 4 प्रकार है जिनका यानी कि जिनमें जो मानव अधिवास है उनको उनके बीच की दूरी और उस अधिवास में पाई जाने वाली मकानों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये जो है, सबसे पहले आप देखिए कि सघन या गुच्छित अधिवास। यहाँ पर क्या होता है, जो भी मकान है, जो भी बस्ती है, यहाँ पर मकानों की संख्या अधिक होती है और मकान जो है वो बहुत ही सघन रूप से बसे हुए होते हैं। जब मकान बहुत ही सघन रूप से बसे हुए हो और मकानों की संख्या भी जो है वो बहुत ही अधिक हो, तो इनको जो है हम लोग सघन या गुच्छित अधिवास कहेंगे। बहुत ही पास पास होते हैं इसमें मकान और जो भी पूरा गांव है वो सघन रूप से बसा हुआ होता है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए जो इनके बीच में मान लीजिए जगह जगह जो है वो सड़कें वगैरह भी, रास्ते भी बने हुए होते हैं। तो जब मकान बहुत ही पास पास में बने हुए और सघन रूप से बने हुए हो, इस प्रकार का अधिवास ये सघन या गुच्छित अधिवास कहलाएगा। और इनको जो है वो पुंजित, संहत, संकेंद्रित अन्य नामों से भी जाना जाता है। पुंजित अधिवास, संहत अधिवास, संकेंद्रित अधिवास, ये इन नामों से भी जाना जाएगा। मकानों की संख्या अधिक और पास पास में, मकानों की संख्या अधिक होती है और बहुत ही पास पास में बसे होते हैं, बहुत पास पास में ये मकान बसे हुए होते हैं। इसके अलावा जो है, यहाँ पर जो सामाजिक और धार्मिक स्थल भी इनके बीच में मंदिर, मस्जिद वगैरह जो होते हैं, और ये जो है वो यहाँ पर सामाजिक प्रगाढ़ता लोगों में बहुत ही अधिक होती है। पास पास मकान है तो पड़ोस में जो एक दूसरे के सुख दुख में काम आने के लिए जो है वो इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता भी बहुत ही अधिक होती है। तो ये जो मकान है, जो कि उपजाऊ मैदान है या गंगा सतलज के मैदान हैं और मालवा के पठार, विंध्याचल का पठार, विंध्यन पर्व पठार और जो है वो नर्मदा घाटी और राजस्थान के मैदानी भाग है, वहाँ पर ये अधिवास पाए जाते हैं। तो सघन या गुच्छित अधिवास, इसके बारे में आपको पता चला होगा। अब दूसरा होता है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। इन अधिवासों में क्या होता है, बहुत ही ये दूर दूर और छितरे हुए होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर, मतलब आप देखिए कि ये कोई खेत है, खेतों के बीच में जब लोग अपनी ढाणियाँ बना लेते हैं, जो कि एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं
और जो है वो स्वतंत्र और एकाकी जीवन जब व्यक्ति जीना पसंद करता है तो इस तरह के आवासों का निर्माण होता है, जिसमें मान लीजिए ये खेत है, ये अलग अलग खेत है यहाँ पर, तो व्यक्ति अपने जो है वो अलग अलग खेतों के अंदर जाकर अपना एक आवास मान लीजिए यहाँ पर बस बना लिया, दूसरा अपने एक खेत में जो इस व्यक्ति ने यहाँ बना लिया। इस तरह से जो दूर दूर आवास बसे हुए होते हैं ये परकीर्ण आवास कहलाते हैं। और ये जब व्यक्ति एकाकी जीवन या शांतिपूर्वक जीवन जीना पसंद करता है तो इस तरह से अपने खेतों के अंदर जाकर अपनी ढाणियाँ बना लेता है, तो ये परकीर्ण या एकाकी आवास कहलाते हैं। और यहाँ पर जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति जब एकाकी जीवन जीना पसंद करता है इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पर लोगों में सहयोग की भावना भी कम होती है। तो ये परकीर्ण या एकाकी प्रकार है। ये जो है अधिवास अधिकतर जो है वो उत्तरी अमेरिका के और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेरी घास के मैदान हैं, जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, वहाँ पर ये इस तरह के अधिवास अधिक होते हैं। जिसमें आप देखा होगा आपने, जो उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा अमेरिका के जो प्रेरीज मैदान है, घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरीज। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इन मैदानों को कहते हैं डाउन्स, और साउथ अफ्रीका के अंदर, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इन मैदानों को वेल्ड्स कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इनको वेल्ड्स, और अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना में ये घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। तो ये इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंदर ये इस तरह की परकीर्ण या एकाकी बस्तियां अधिक पाई जाती है, जिसमें एक मकान बनाता लोग अपने खेतों के अंदर और वहाँ पर आराम से अपना एकाकी जीवन व्यतीत करता है। और इसके बाद में ये देखिए कि मिश्रित अधिवास, जिसे जो है वो अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी ये कहलाते हैं। अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास, यानी कि परकीर्ण और सघन या गुच्छित। इसके बाद में हम मिश्रित अधिवासों के बारे में बात करते हैं, जहाँ की जो है वो इन दोनों के सघन और गुच्छित और जो है वो परकीर्ण आवासों के बीच की जो अवस्था है वो मिश्रित अवस्था कहलाती है। इसमें ये एक ही परिवार के लोग, जब मान लीजिए यहाँ पर परकीर्ण या एकाकी बस्ती के अंदर एक परिवार रह रहा है और इस परिवार के अंदर जब सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है, ये मान लीजिए एक परिवार यहाँ पर रह रहा है और इसकी जब संख्या में, परिवारों की संख्या में वृद्धि होती है, सदस्य संख्या में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर मकानों की संख्या भी बढ़ने लगेगी। और ये परकीर्ण या एकाकी जो है वो इस तरह का जो सघन या गुच्छित का रूप ले लेगा। तो इस तरह का जो अधिवास है वह मिश्रित अधिवास कहलाता है। देखिए, ये परकीर्ण और एकाकी और सघन या गुच्छित के बीच की अवस्था मिश्रित, जिसमें जब परकीर्ण और एकाकी में जब सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है तो वो अपने मकान बनाने लगते हैं और इस तरह से फिर इस अवस्था के अंदर ये अधिवास हो जाता है, ये बस्ती इस अवस्था के अंदर हो जाती है। तो इसमें देखिए, परिवारों की संख्या में वृद्धि होने से ये मिश्रित अवस्था में अधिवास बनते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये और ये यानी कि सघन और गुच्छित और परकीर्ण और एकाकी जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होकर ये होता है, लेकिन मिश्रित जो है वो पारिवारिक कारणों से विकसित, मिश्रित अधिवास पारिवारिक कारणों से विकसित होते हैं। यानी कि जब परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो मिश्रित अधिवास बनने लगते हैं। जैसे कि आपका ये बुक के अंदर एक उसका उदाहरण दे रखा है, जो कोटा जिले में सांगोद तहसील है। सांगोद तहसील का एक गांव है खुर्द। सांगोद तहसील का खुर्द गांव ये इस तरह के मिश्रित अधिवास का
उदाहरण है जिसमें एक ही परिवार की जब वृद्धि होते होते जो है वो पूरे एक बस्ती का रूप ले लिया, तो ये एक मिश्रित अधिवास का उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं पल्ली या पूर्वा की। तो ये देखिए एक ही बस्ती के अंदर, मान लीजिए एक बस्ती है कोई भी, और इस बस्ती के अंदर जो है वो मकान जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही बस्ती के अंदर होंगे। एक ही बस्ती है लेकिन मकान यहाँ पर जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, जाति विशेष के मकानों का एक जो है वो अलग से एक ग्रुप होता है कि ये मान लीजिए यहाँ पर एक अलग जाति के लोग रह रहे हैं और इस बस्ती के अंदर यहाँ पर ये एक अलग जाति के लोग रह रहे हैं। फिर जो है वो अलग अलग जातियों के लोग जब एक ही बस्ती के अंदर अपने अलग अलग रूप से अपने परिवार के हिसाब से जो है वो अपने मकान बना लेते हैं, तो ये जो है पल्ली या पूर्वा या नंगला कहलाता है। ये इस तरह से ये 4 ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार के बारे में आपने अभी तक जो बात की है। ये जो है पर्वतीय प्रदेशों के अंदर जो निचली घाटियाँ है वहाँ पर और खनन वाले क्षेत्रों में इस तरह के अधिवास पल्ली या पूर्वा जो है वो अधिक पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर जब हम किसी भी बस्ती का वर्गीकरण करेंगे, अधिवास का वर्गीकरण करेंगे, तो अपन को ये 4 प्रकार प्राप्त होंगे: सघन, मिश्रित, परकीर्ण या एकाकी और पल्ली या पूर्वा। सघन में जो मकानों की संख्या 40-50 करीब होती है और जो सघन रूप से एक दूसरे के पास बसे हुए होते हैं। और उसके बाद में परकीर्ण में व्यक्ति एकाकी जीवन जीने के लिए अपने कृषि क्षेत्र के अंदर जाकर कोई भी अपना मकान बना लेता है, तो ये यहाँ पर ये परकीर्ण एकाकी अधिवास कहलाएगा। और इन दोनों के बीच का जो अधिवास है वह मिश्रित अधिवास, जिसके अंदर परकीर्ण या एकाकी में जब परिवार की संख्या बढ़ने लगती है तो परिवार वाले ही जो है वो अपने अलग अलग मकान बना लेते हैं और एक मिश्रित अधिवास का प्रकार या प्रारूप अपन को प्राप्त होता है। और पल्ली या पूर्वा में जो कि खनन क्षेत्रों में और पहाड़ों की निचली घाटियों के अंदर जो बस्तियां पाई जाती है और जाति विशेष के लोग अपने अपने हिसाब से जो है वो एक ही बस्ती के अंदर अलग अलग मकान बना लेते हैं, तो ये पल्ली या पूर्वा कहलाता है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप या पैटर्न की। प्रतिरूप या पैटर्न की, इससे पहले हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि जब मकानों की संख्या और उनकी दूरी के आधार पर जब विभाजन किया जाता है तो वह ग्रामीण अधिवासों का प्रकार होता है। और जब उन अधिवासों की बसाव की आकृति के आधार पर जब हम बात करेंगे तो वो होगा ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप या पैटर्न। आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए प्रकार में और पैटर्न में। प्रकार 4 प्रकार के हैं, जिसमें सघन या गुच्छित, मिश्रित, परकीर्ण और पल्ली या नंगला था। और जब ग्रामीण अधिवासियों का प्रतिरूप है, ये आपकी बुक के अंदर जो है वो 10 प्रकार के दिए हुए हैं, 10 प्रकार के। वैसे ये 12 से 15 प्रकार के होते हैं, आपकी बुक के अंदर ये 10 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है रेखीय प्रतिरूप। जब एक रेखीय रूप में कोई भी बस्ती है, एक अधिवास का निर्माण होता है, तो कहलाता है रेखीय प्रतिरूप। देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी सड़क मार्ग, रेल मार्ग या नहर या नदी घाटी के अंदर या सागर तट के सहारे जब कोई किसी भी बस्ती का विकास होता है तो ये रेखीय प्रतिरूप कहलाता है। और इसमें जो भी मकान है वो पास पास में होते हैं और एक पंक्ति के रूप में होते हैं, पंक्ति बाद एक लाइन के अंदर होते हैं। और देखिए आप चित्र के अंदर इसको, ये मान लीजिए कोई भी रेलवे लाइन है या सड़क है या नहर है, ये एक सीधा होता है ये, और इसके सहारे जब दोनों तरफ मकान बनने प्रारंभ हो जाएंगे तो ये रेखीय प्रतिरूप कहलाएगा। इस तरह से किसी भी सड़क या नदी घाटी के अंदर या नहर के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे जब एक सीधी रेखा के रूप में, पंक्तिबद्ध रूप में जब मकान बनते हैं तो ये रेखीय प्रतिरूप कहलाता है। इसके अंदर जयपुर जिले का जो बरवाड़ा गांव है वो एक रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। इसके अलावा जो
गंगा यमुना के मैदान और मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी रेखीय प्रतिरूप से अधिवासों का निर्माण होता है, अधिवासों का विकास होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, किसी भी नहर के किनारे या सड़क मार्ग के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे जब इस तरह किसी भी बस्ती का विकास होता है तो रेखीय प्रतिरूप कहलाता है। आप बुक के अंदर देखेंगे, इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं और जो है वो इसके चित्र भी दिए हुआ है। एक चित्र के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपके बुक के अंदर 48 नंबर पेज पर जो चित्र दिए हुए हैं ग्रामीण आदिवासी प्रतिरूप के, इन चित्रों को आप अच्छे तरीके से एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है कि किसी भी पैटर्न का जो आप चित्र बनाकर बताइए, रेखीय प्रतिरूप का या तीर प्रतिरूप का या वृत्ताकार प्रतिरूप का चित्र, दो चित्र हमेशा आते हैं। तो आप लोग इसको भी एक बार, ये जो 48 नंबर पेज पर चित्र दिए हुए हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के अंदर हर बार आया हुआ है, इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद करेंगे। अब हम बात करते हैं तीर प्रतिरूप की। देखिए, किसी भी अंतरीप के शीर्ष पर या नदी के विसर्प के सहारे जब जो है इनके बीच में जब किसी भी बस्ती का विकास होता है, अधिवास का विकास होता है, तो तीर प्रतिरूप कहलाता है। कैसे नदी विसर्प कैसा होगा कि नदी जब चलती है तो वह कहीं पर मुड़ती है और इस तरह से वो एक विसर्प का निर्माण करती है। नदी चलते चलते एक विसर्प का निर्माण इस तरह से जब करती है, तो इस विसर्प के इस तरफ भूमि है, यहाँ पर जब बस्ती का विकास होगा, यहाँ पर जब बस्तियों का विकास होगा तो ये एक तीर प्रतिरूप कहलाएगा। आप थोड़ा सा आप इसको तीर के रूप में बनाएंगे इस तरह से, कोई भी नदी विसर्प, तो यहाँ पर जब बस्ती का विकास होता है तो ये तीर प्रतिरूप कहलाता है। और यहाँ पर चूंकि आगे भूमि नहीं होती है, यहाँ पर आकर बस्ती रुक जाती है, तो इस बस्ती का विकास पीछे की तरफ होगा, तो ये तीर प्रतिरूप का उदाहरण है। जैसे कि आप देखेंगे भारत के अंदर जो कुमारी अंतरीप है, वहाँ पर कन्याकुमारी और चिल्का झील, उसके आसपास जब बस्तियों का विकास हुआ है वह तीर प्रतिरूप का उदाहरण है। किसी भी नदी विसर्प के सहारे या अंतरीप के सहारे जब बस्ती का विकास होता है तो वह तीर प्रकार का प्रतिरूप कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप की। त्रिभुजाकार प्रतिरूप में देखिए आप लोग कि जब भी नदियों, नहरों या सड़कें जब एक का उनका संगम होता है और वो एक दूसरे को काटती नहीं है, और तब जो है वो त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। देखिए, मान लीजिए एक नदी जा रही है इधर से, और या एक सड़क या नदी कुछ भी मान लीजिए, और इस तरफ से भी एक सड़क या एक नदी आ रही है, और फिर ये एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि इस तरह से जो है वो सड़क भी इस तरह से हो सकती है, नदी भी इस तरह से हो सकती है। अब यहाँ पर जब बस्तियों का विकास होगा, ये मकान बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहलाता है। यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर 2 सड़कें मिली और इन्होंने काटा नहीं, और ये एक सड़क या एक नदी जब बन गई आगे, तो जब यहाँ पर जब बस्तियों का विकास हो रहा है तो ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहलाता है। और ये भारत के हरियाणा और पंजाब राज्यों के अंदर जो इस तरह की बस्तियां जो है वो बनी है। इसके बाद हम बात करते हैं आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप की। आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप में क्या होता है कि जब 2 सड़कें आपस में मिलती है और जो है वो उनके मिलने के मिलन स्थल के दोनों तरफ, ये मान लीजिए एक सड़क जा रही है यहाँ पर और दूसरी सड़क आ रही है इस तरह से, ये 2 सड़कें एक दूसरे से मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से जब बस्तियाँ विकसित होती है तो ये बस्तियाँ आयताकार या चौक पट्टी
प्रतिरूप कहलाएगी। आयताकार रूप में देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए एक सड़क दूसरी आई, फिर एक सड़क जो है वो इस तरह से ये मिली है। इस तरह से जब सड़क बस्तियाँ बनती है तो ये आयताकार प्रतिरूप कहलाती है। दो सड़कों के मिलन स्थल पर जब बस्तियों का विकास होता है तो ये आयताकार प्रतिरूप कहलाएगा। ये समझिए आप लोग इसको इस तरह से। और ये जो समतल उपजाऊ मैदानी भाग है वहाँ पर ऐसे प्रतिरूप बनते हैं जिसमें लंबवत बस्तियाँ आई एक दूसरे से। और अब अगली बात करते हैं हम अरीय त्रिज्या रूप की। अरीय त्रिज्या रूप में क्या होता है कि जब किसी भी गांव के अंदर अनेक दिशाओं से जब सड़कें, कच्ची सड़कें आती है और एक दूसरे से मिलती है तो उनके मिलन स्थल पर जो त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है। ये मैं आयताकार चौक-पट्टी आपने समझ लिया होगा, मैं इसको यहाँ से एक बार रफ करता हूँ। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप देखिए कि ये मान लीजिए एक सड़क आ रही है यहाँ पर, और फिर एक सड़क ये इधर से आ रही है, एक सड़क फिर ये इधर से आ रही है। इस तरह से ये जो किसी भी गांव के अंदर कच्ची सड़कें और ये जब आती है तो ये एक इसका सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर इनका जो त्रिज्याकार रूप है, ये यहाँ पर जब बस्तियाँ बनेगी त्रिज्याकार रूपों के अंदर तो ये त्रिज्याकार मार्ग हो गए, और यहाँ पर जब ये बस्तियाँ बन रही है तो ये कहलाएगी आपकी अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। ये अरीय त्रिज्या प्रतिरूप की बात है। इस तरह से जब बस्तियाँ बनती है तो ये रेडियल पैटर्न कहलाता है। ये अरीय त्रिज्या प्रतिरूप है बस्तियों का। अब आगे हम वर्ताकार जब प्रतिरूप की बात करते हैं तो देखिए वर्ताकार प्रतिरूप में क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए कोई जल स्रोत है, ये मान लीजिए जल स्रोत है या कोई धार्मिक स्थल है या गांव की कोई चौपाल वगैरह है, ये एक सेंटर होगा, इसका केंद्र होगा, मान लीजिए जल स्रोत, और इसके चारों ओर इसको केंद्र मानकर इसके चारों ओर वर्ताकार रूप में जब बस्तियों का विकास होगा तो ये बस्तियां वृत्ताकार बस्तियां या वृत्ताकार पैटर्न कहलाएगा। किसी भी एक धार्मिक स्थल को या किसी जल स्रोत को या गांव की चौपाल को एक केंद्र मानकर फिर उसके चारों ओर जब मकान बनते हैं और बस्ती का विकास होता है तो ये वृत्ताकार प्रतिरूप का उदाहरण होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं तारा प्रतिरूप की। तारा प्रतिरूप में क्या होता है आप देखिए, यहाँ पर यही बस्ती जो अरीय त्रिज्या का विकसित रूप है वह तारा प्रतिरूप कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब अरीय त्रिज्या के रूप में कोई भी बस्ती विकसित होती है और उसके बाद कोई एक सड़क जो है वो आगे जो लंबी सड़कों के किनारे किनारे जब रेखिक रूप में जब मकान बनने लगते हैं, पहले तो अरीय त्रिज्या के रूप में, और उसके बाद जब सड़क लंबी हो जाती है और उस सड़क के किनारे किनारे जब रेखिक रूप में, रेखीय रूप में जब मकान बनने लगते हैं तो एक तारे का रूप ले लेती है बस्ती। और तो ये जो बस्ती होगी ये कहलाएगी तारा प्रतिरूप। अरीय त्रिज्या के अंदर जो सड़कें होती है और जब सड़क जब लंबी होती है और फिर उसके बाद अरीय त्रिज्या के बाद जब उस एक सड़क के किनारे रेखीय रूप में बस्ती बसने लगती है, उसका विकास होता है, तो ये तारा प्रतिरूप कहलाएगा। और ये तो हुआ तारा प्रतिरूप जो है वो अरीय त्रिज्या का विकसित रूप है। और उसके बाद हम देखेंगे पंखा प्रतिरूप के बारे में। पंखा प्रतिरूप क्या होता है कि जब
जब ये एक वृत्ताकार जो बस्ती है, वृत्ताकार बस्ती एक वृत्त के रूप में बस्ती है किसी भी केंद्र के चारों ओर, और उसके बाद जब क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी सड़क के किनारे फिर रेखीय रूप में बस्ती बसने लगती है, तो ये एक पंखे का रूप लेती है। आपने हाथ पंखा देखा होगा, वो किस तरह से होता है, ये ऐसे हाथ पंखा होता है। यहां पर आप देखिए, एक वृत्ताकार बस्ती के बाद किसी एक सड़क के किनारे के रूप में जब बस्ती बसने लग गई है, तो वह एक पंखे का रूप ले लेती है। इस तरह से देखिए आप, ये एक पंखा बन रहा है यहाँ पर, तो ये जो है वो पंखा प्रतिरूप बस्ती कहलाती है, पंखा प्रतिरूप पैटर्न कहलाता है। अरित त्रिज्या जो है वो तारा प्रतिरूप जो है वो अरित त्रिज्या का विकसित रूप है, और पंखा प्रतिरूप जो है वो ये वृत्ताकार पैटर्न का विकसित रूप है। अब इसके बाद जो है आपकी बुक के अंदर और जो दी हुई है वह है आपका टेढ़े मेढ़े अनियमित। अनियमित में क्या होता है, आप देखिए अगला जो है वो 9वां नंबर पर होगा, एक अनियमित पैटर्न। अनियमित पैटर्न में क्या होता है, किसी भी एक निश्चित प्लानिंग के तहत कोई भी बस्ती नहीं बसते, बल्कि लोग जिस तरह से जाए अपनी सुविधा के अनुसार अपने जो मकान बना लेते, जहाँ कहीं भी मकान अपनी सुविधा के अनुसार लोग बना लेते हैं अनियमित रूप से। और फिर जब मकान बना लेते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर गलियों का और फिर जो एक नियमित रूप में फिर प्लानिंग होती है। तो इस तरह से जो अनियमित पैटर्न होता है, कोई निश्चित रूप इसके अंदर नहीं होता है, तो अव्यवस्थित रूप से इस तरह की बस्तियां बसी हुई होती है, जो मानव अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ चाहे मकान बना लेता है। और फिर जो इसके बाद में गलियां वगैरह बनती है, तो गलियां तंग भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कहीं पर जाकर बंद भी हो सकती है। इस तरह से ये अनियमित पैटर्न का एक उदाहरण है। इसके बाद आपके जो है वो मकड़ी पैटर्न भी दिया हुआ है, सिर्फ नाम दिए हुए हैं, और जो टेढ़े मेढ़े पैटर्न भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से 10 जो है वो आपका ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूप है, जिसमें कि आदिवासियों की बसाव की आकृति के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो प्रतिरूप या पैटर्न कहलाता है, जिसमें रेखीय, तीर प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप, अरित त्रिज्या प्रतिरूप, वृत्ताकार, तारा, पंखा प्रतिरूप और अनियमित प्रतिरूप के उदाहरण आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बुक के साथ जुड़े रहिए, फिर बुक से कंसल्ट कीजिए, आपका नॉलेज स्थायी रहेगा। और कोरोना से बचाव के उपाय भी अपने साथ पूरे करते रहिए। मास्क का यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।